समय के साथ कुछ नियम अच्छे लगते हैं, लेकिन वही समय परिवर्तन होने पर वो हमारी रूढ़ वार्ताएँ बन जाती हैं। यही प्रेमचंद की लिखे गए इस उपन्यास की अभिव्यक्ति है कि कुछ नियम उस समय उस वातावरण में सही थे, लेकिन अब समय बदलते हुए वो नियम हमें बंधन में बांधने लगे। इसके आगे हम जब निर्मला का हमने पाठ पढ़ा तो उम्र का तकाजा था, इसलिए ये कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेती है। ये उपन्यास ही कुछ अलग हो जाता है और प्रेमचंद के सारे उपन्यास एक नई जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। अब हम आगे इस उपन्यास को पढ़ते हैं। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कहा था ना तुम्हारे कान काट लूँगी, अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़ कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे को कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जाने। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं, इसके सिवा जो मेरे मुँह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत से देखा करता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ। तीनों की जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब जब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गईं? तोताराम, तुम ही ने इन्हें इतना शौक करा रखा है। रुक्मिणी, मैं ही हूँ विष की गांठ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, न बोलूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर बेवल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे पुचकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृत्व स्नेह न पाता था जिसमें देव ने उसे वंचित कर दिया था। वह वात्सल्य न था, केवल दया थी। वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले ही 2-1 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन अब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर में कुछ बोलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में न आता था, लेकिन मार खाने वाला पुचकारना जाना उसकी समझ में न आता था। मात प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यह यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। यह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रहा, रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुसवा अवस्था में भी अपने दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसे चिपक गया मानो कोई नीचे गढ़ा हो, और शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी इस समय बालक को गोद में लिए उसे वह तुष्टि हो रही थी कि अब तक कभी ना हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आंखें नहीं खुलती। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई।
बल्कि पहले तो वह कभी कभार उससे हंसकर बोला भी करती थी। अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठ जाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कोई खेल रहा है, खिला रही है, कोई कहानी कह रही है। निर्मला की त्रसित हृदय प्रणय की ओर निराश होकर इस अवलंब को गनीमत समझाने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ चाहती हंसने बोलने में उसे संकोच, उसे अरुचि तथा अनिच्छा होती, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती। उसके बदले बालकों के सच्चे सरल हृदय से चित्त प्रसन्न हो जाता। पहले मनसाराम उसके पास आते वे झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा होगा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं पर मुक्त क्षेत्र था, उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग रहा। एक गहरे बदन का छहरारा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता रहा। निर्मला उसके मुख से खेल की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती। चाहती थी कि एक दिन फिर वही दिन आ जाए जब वह गुड़िया खेलती और उसके पास ब्याह रचाया करती थी, जिसे अभी घोड़े आए बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता है तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन पारिश्रमिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करने और उसे फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों में धूल उड़ती देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूँ। निर्मला उससे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उसकी समझ में न आता। दंपति साग के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उसकी समझ में न आता था। एक दिन ऐसी चिंता में बैठे हुए थे, उनके सहपाठी मित्र नैन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी नई बीबी का आलिंगन करके, जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिपटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिराक में हूँ, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियों को तो लौंडों से खुश रहती हैं, हम तो अब इस काम के नहीं। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, बुरी बला पड़ी है। सोचा था 2-4 साल और ज़िंदगी का मज़ा लूँगा, पर उल्टी आंखें गले पड़ी हैं। नैंसो, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों के पंजों से लाना क्या मुश्किल काम है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता, यह सब कुछ करके हार गया। नयन, अच्छा कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया। तोता, अजी यह सब कर चुका, दंपत शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी कप्पे हैं। नैन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बना लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ सा एक बाल पका रह जाए। ना जाने क्यों जादू कर देते हैं, आदमी का चोला ही बदल जाता है। फीस क्या लेते हैं? फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तो ताजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा, कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर जो अपना विश्वास ही नहीं। इन 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी हो सही। 500 रुपये की बड़ी रकम है? नैन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहले काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो बिना हर फिटकरी में रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बने आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मिवा रखो। नयन, तो फिर
रंगीलेपन का सॉन्ग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन को, चुन्नीदार पाजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हो, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हो, आँखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हो। तोंद को पिचकाना भी जरूरी है। दोहरा कमरकंद बांधें, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में लाल दूंगा 150 गजलें याद कर लो, मौके मौके पर शेर पढ़ो, बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। बस जो कुछ है प्रीतम की जवामर्दी और साहस के साथ काम करने का मौका ढूंढते हो। रात को झूठ मूठ चोर चोर और तलवार लेकर अकेले फिर पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम्हें उसके पीछे दौड़े, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवाब मर्जी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ दौड़ते जाओ। जरा नहीं तो 1 महीने में मेरी बातों का इम्तिहान कर देखो। अगर यह तुम्हारी बात ना बनी तो जुर्माना कहो कह दूँ। तोताराम ने उस वक्त यह बातें हंसी मुड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इससे तो कुछ बातें उनके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह नहीं था। धीरे धीरे रंग बदलने लगा, जिससे लोग खटक न जाएं। पहले बालों में शुरू हुआ, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि नहीं थी। यहाँ तक हमने जाना। अब इसके बाद बताएं इस कहानी में आपको कैसा लगा। कोई आपने कमेंट अवश्य दें।